दोस्तों थंबनेल देखकर सरप्राइज मत होना। आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फ्रंट पेज पर काफी डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान की आर्मी की बेइज्जती हो गई और जेल में से ही इमरान खान ने जो है आर्मी को हरा दिया। आखिर क्या है पूरा मुद्दा, पूरा समझेंगे और इसके ऊपर आने वाले टाइम में कुछ आर्टिकल भी आएंगे। अभी यूएसए के अंदर भी इस बात को लेकर डिबेट डिस्कशन किया गया। आखिर पाकिस्तान की खस्ता हालत हो रखी है, वो कैसे रिकवर कर पाएगी उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो आज है 11 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। आज है संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे और शानदार तरीके से काफी कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने है आज की एक मोटिवेशनल कोटेशन जो कि आप लोगों के दिन को एनर्जेटिक बनाएगी और आप लोगों की लाइफ में एक आशा की नई किरण लेकर आएगी। बोला गया कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। यानी कोई कहता है ना कि पानी में गिरने से उसकी मौत हो गई है, ऐसा कभी नहीं होता है। मौत तभी होती है इंसान की जब उसको तैरना नहीं आता है। यानी कि परिस्थिति कभी भी समस्या नहीं होती है, समस्या तब होती है जब आप लोगों को उससे निपटना नहीं आता है। यानी कि हर एक इंसान उसी परिस्थिति में निकल कर आया और वो हीरे की तरह चमका, अपनी लाइफ में शानदार टारगेट हासिल किया उस इंसान ने। दूसरा इंसान भी उसी परिस्थिति में था, वो डूब का मर गया उसी परिस्थिति में, कभी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। एक मिनट के लिए सोचकर देखो, एपीजे अब्दुल कलाम सर जो हैं वो कहां से निकल कर आए और कहां पर पहुंच गए। पर लेकिन उन जैसी सिचुएशन में हजारों लोग रहे होंगे, वो तो नहीं वहां तक पहुंच पाए। तो परिस्थिति तो एक ही जैसी थी, उनके घर में भी कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसी के साथ में उन्होंने अपनी खुद से कितनी मेहनत की और कहां पर अपने आप को ले जाकर रख दिया। जो जिंदगी में पाना चाहा उससे भी ज्यादा वो पाकर गए। ये क्या है? ये है इंसान की मनोस्थिति। यानी कि अगर आप लोगों की खुद की मन की ऐसी स्थिति है कि आप लोग कभी भी प्रॉब्लम को देखकर अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने देते हो, तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। सेम पेपर है, उसमें देखोगे अगर आप लोग ध्यान से, दो बच्चे बैठे हुए हैं, सेम क्वेश्चन पेपर है, सेम क्लास है, सेम किताबें पढ़ी हैं, पर लेकिन एक बच्चा जो है वो टॉप कर गया और दूसरा बच्चा जो है वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज कम थी। दिक्कत यहां पर यह है कि एक बच्चा प्रेशर को हैंडल करना जानता है और दूसरा बच्चा जो है वो प्रेशर को हैंडल करना नहीं जानता है। वो एग्जाम में अनकंफर्टेबल फील कर गया। तो कभी भी किसी चीज को भी अपनी लाइफ से ज्यादा बड़ा मत बनाइए। आप लोगों की लाइफ जो है वो सबसे बड़ी है, बाकी सारी चीजें जो है वो उसके नीचे आती है। जो एग्जाम है, जो आप लोगों की आज के दिन में लाइफ में चल रहा है या फिर जो भी चलता रहेगा, वो जो पूरी लाइफ आप लोगों की रहने वाली है ना, उसका बहुत छोटा सा पोर्शन है वो। और जब आगे जाओगे ना, ये छोटा सा पोर्शन मजाक लगेगा कि हाँ इसको लेकर हम लोग परेशान हो रहे थे, ये तो कुछ था ही नहीं यार। तो जिंदगी में समस्याओं को अपने सर पे हावी मत होने दो, उनको अपने अंगूठे के नीचे रखो, तो जिंदगी जीने में मजा आएगा और आप लोग अंदर से कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, इसी के साथ में किस ने अपनी जिंदगी में जो फॉलो करना था वो फॉलो करा है, बताना जरूर। आप लोगों का ये डिसिप्लिन टेस्ट है, बताना कौन टाइम पर उठा और कौन टाइम पर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसके बारे में जरूर बताना। बाकी अभी आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले आज का एक इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं, खासकर जो समाज में लड़कियां हैं, उनको बोला जाता है अक्सर कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, आगे चलकर भी चूल्हा बर्तन करना है। तो उसी के बारे में है ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड द गर्ल चाइल्ड इन साइंस। यानी कि महिला और जो लड़कियां हैं उनको साइंस के फील्ड में उनका काफी क्रिटिकल रोल है। अगर आप लोगों को याद होगा मोम, मतलब कि अपना जो मंगल मिशन था, तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसमें महिलाओं का काफी बड़ा योगदान था। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। इसी तरीके से हमारे देश में कई सारी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जो कि आज के दिन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, ये मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल डे के बारे में। दुनिया भर में महिलाओं को कैसे हम लोग आगे लेकर आ सकते हैं, उसके लिए यहां पर बात की जाती है कि क्रिटिकल रोल वुमेन एंड द गर्ल जो साइंस में प्ले करते हैं और टेक्नोलॉजी में, उनको भी इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। यानी कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को एक समान अधिकार है कहीं ना कहीं साइंस के अंदर में जाने के, और सबको इसी तरीके से अधिकार मिलने चाहिए। और इसी के लिए थीम रखी गई है कि वुमेन एंड द गर्ल्स इन द साइंस लीडरशिप ए न्यू एरा फॉर द सस्टेनेबिलिटी। यानी कि जब वुमेन और गर्ल आएंगी तो एक नया एक एरा आप लोगों को देखने को मिलेगा सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में। यानी कि आप लोगों को याद होगा कोविड-19 के टाइम पर जिस भी देश की लीडर, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट महिला थी, उन्होंने ज्यादा अच्छे से कोविड-19 के साथ में डील किया एज कंपेयर टू जहां पर मेल, यानी कि जो पुरुष वहां पर अधिक तरीके से प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर थे। यानी कि चीजों को हैंडल करने की जो ज्यादा कैपेबिलिटी है खासकर सिचुएशन को, वो आप लोगों को महिलाओं की ज्यादा देखने को मिलेगी। ये बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो ये हल्का सा आइडिया रखेगा। आज ही एक इंपॉर्टेंट डे है आयुर्वेदा के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा। यहां पर बात की जा रही है यूनानी के बारे में। ये भी नेचुरल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो एक थेरेपी है बीमारी को ठीक करने के लिए।
और ये मार्क की जाती है यहाँ पर यूनानी स्कॉलर जिनका नाम था यहाँ पर हकीम अजमल खान। आप लोगों ने सुना होगा कि इस जो बहम की दवा तो बेसिकली हकीम साहब के पास भी नहीं है, तो ये इन्हीं के नाम से आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। तो यूनानी जो मेडिसिन है ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक सिस्टम है मेडिसिन का। अगर ढंग से स्टडी कर इसकी चीजों को सामने रखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो आज के डेट में अंग्रेजी दवाइयां हम लोग खाते फिरते हैं उससे पीछा छूट जाएगा काफी आसानी से, वो भी नेचुरल तरीके से। हर एक चीज जो आज की डेट में नेचर में अवेलेबल है वो आप लोगों की अगर डाइट के हिसाब से करो तो आप लोग एक प्रॉपर डाइट भी अगर लो तो वो भी एक मेडिसिन का काम करेगी। पर लेकिन इंसान जो है वो उन सब चीजों को छोड़कर अलग ही दुनिया में चलता है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है और फिर बीमार होता है। तो उसके लिए भी दी है आप लोगों के सामने, ठीक है। ये जो बीमारों का दिवस है बेसिकली वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, यानी कि जो बीमार रहते हैं एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं उसको ठीक करना जरूरी है। कोई भी बीमारी इंसान को अच्छे से लेकर नहीं एक तरीके से चल पाती है। अगर बीमारी अगर चलेगी तो इंसान काम नहीं कर पाएगा। तो एनकरेज करना है कहीं ना कहीं अच्छी हेल्थ के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मॉर्निंग में एटलीस्ट एक्सरसाइज जरूर किया करो। मैं जब आप लोगों के सामने आता हूं तो जो मैं पॉइंट आप लोगों को बोलता हूं वो कंप्लीट कर आता हूं, तो इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी में अपनी लाइफ पर इतना फोकस जरूर करिए। तो बात की जा रही है कि यहां पर बात की जा रही है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को अपने जो एक तरीके से जो प्यार है वो भी कई बार हीलिंग का काम करता है, यानी कि बीमारी को ठीक करने का काम करता है। उन्हीं दवा से अच्छी जो होता है वो प्यार काम करता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जादू की झप्पी देखी होगी उस बंदे की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग किसी के साथ में एक अच्छा कनेक्शन रख पाते हैं, यहाँ पर सेवा भाव रख पाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंसान को ठीक करता है। ये उस मूवी में दिखाया गया है। तो उसी के बारे में ये थीम भी रखी गई है। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस से ली गई है थीम इस पर्टिकुलर डे की, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा देश का अभी 17वां जो लोकसभा है वो कंप्लीट हो गया, तो उसका एक ग्लिम्स भी दिया गया है यहाँ पर क्या क्या हुआ आपकी बार लोकसभा में, तो उसका भी एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाला हूं। पर सबसे पहले जो आज के फ्रंट पेज पर आर्टिकल है और आगे भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, ये पर्टिकुलर आर्टिकल है पाकिस्तान के बारे में। और हुआ क्या, पाकिस्तान में आज की डेट में जो इमरान खान साहब हैं वो जेल के अंदर में बंद है। टोटल जो यहां पर इनकी पर्टिकुलर जो सीट की जो रिजल्ट यहां पर अभी डिक्लेयर किया गया वो 257 सीट का डिक्लेयर किया गया। इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर में बंद है, पर लेकिन फिर भी इनके द्वारा प्रेजेंट किए गए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन लड़े और वो 100 के करीब सीट जीतकर यहां पर आ गए। यानी कि इनको जेल में पहुंचाने का काम जो है काफी हद तक आर्मी का है। तो यहां पर यह माना जा रहा है कि आर्मी जो है वो बिगेस्ट लूजर हो गई यहां पर, यानी कि आर्मी जो है वो हार गई। इमरान खान जेल में से ही अपने 100 से ज्यादा कैंडिडेट जिता कर ले गए। दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर जिनका नाम है नवाज शरीफ। इनकी पार्टी जो है लगभग 70 से 75 सीट जीत कर आ गई। तो आर्मी ने यहां पर क्या बोला है, आर्मी ने बोला है कि यहां पर आज की डेट में कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी पाकिस्तान के अंदर में, और वो जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी उनके द्वारा बोला गया कि मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बना लो, ये आर्मी बोल रही है। आप लोग सोच के देखो एक मिनट थोड़ी सी देर के लिए कि हमारे देश के अंदर में इलेक्शन होता है और हमारे देश की आर्मी बोले आकर हमारे देश के जो नेता है उनको कि मिलकर यार कोएलिशन गवर्नमेंट बना लो और सरकार चला लो। आप लोग कैसा लगेगा कुछ सुनने में कि आर्मी का क्या मतलब यार ये बात बोलने की। ये बात तो यहां पर हमारे देश के अंदर में प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई साहब कोएलिशन गवर्नमेंट बना लो या फिर काम कर लो इस तरीके से, पर पाकिस्तान के अंदर में आर्मी आकर ये बात बोल रही है। अभी रिजल्ट के अंदर में बहुत सारी धांधलेबाजी की गई। जब यहां पर इलेक्शन हो रहा था तो ये बोला गया कि इलेक्शन की बहुत सारी ऐसी जो वोट थी, जो वैलिड वोट थी, उनको खारिज कर दिया गया बहुत सारे कैंडिडेट को हराने के लिए। और जैसे ही इमरान खान जेल के अंदर से जीत कर आए तो ये माना जा रहा था कि अब आर्मी जो है वो तख्ता पलट करने वाली है। तो इसके चलते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर से भी कई सारी न्यूज निकल कर आई। उन्होंने ये बोला कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनकर आ रही है उसको ही आप लोगों को पावर में आने दो। तो ऐसी बातें यहां पर देखने को मिल रही है। पर लेकिन मुद्दा यहां पर ये नहीं है, मुद्दा यहां पर यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर में नवाज शरीफ जो है और यहां पर इमरान खान जो है वो यहां पर अगर आज की डेट में पावर में आते हैं, दोनों मिलकर ये कोएलिशन की गवर्नमेंट चलाते हैं, तो क्या पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कोएलिशन की गवर्नमेंट यहां पर सस्टेन कर पाएगी। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना था कि पाकिस्तान के अंदर में फ्लड आ गई। पाकिस्तान के अंदर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर देखने को मिल रहा है। उधारी में ये हाल है पाकिस्तान का आज की डेट में कि आईएमएफ के सामने गए थे कटोरा लेकर, तो आईएमएफ जो है वो जैसे तैसे इनको जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ था। पर लेकिन आगे चलकर अगर कोएलिशन की गवर्नमेंट आएगी, वो भी अनस्टेबल गवर्नमेंट जिसकी कोई ऐसा नहीं कि यहां पर ये लंबे समय तक टिकने वाली है, तो क्या आईएमएफ जो है वो बेल आउट पैकेज जो है वो इनके लिए प्रोवाइड कराएगा। अगर वो नहीं प्रोवाइड कराएगा तो फिर पाकिस्तान कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। अभी यहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट आ जाती है, वो आर्मी की बात नहीं मानती है, तो क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है वो चुप बैठ पाएगी।
म्यांमार की आर्मी तो चुप नहीं बैठी थी, तो फिर पाकिस्तान की आर्मी कैसे चुप बैठ पाएगी? तो यह भी सोचने वाला मुद्दा है। इसी के साथ में कल को चलकर यहां पर कोई भी अगर पावर में आता है, तो अगर एक बार कोई पावर में आ गया उसका एक्सेप्ट तो लोग कर ही लेते हैं। ये आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान जो है उसको पावर सौंप कर चला गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 20 साल तक रूल किया अफगानिस्तान के अंदर में, फिर जिसके खिलाफ लड़ रहा था उसी को पावर देकर चला गया। आज की डेट में तालिबान रूल कर रहे हैं। इंडिया भी कहीं ना कहीं जो पहले एक्सेप्ट नहीं करता था तालिबान को, इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के अंदर भी आर्मी रूल करने लगेगी तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करने लगेगी, और मानो या ना मानो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आर्मी ही रूल कर रही है वहां पर इतने लंबे समय से। आज तक भी वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो वहां पर अपना जो टेन्योर है वो सिस्टमेटिक वे में पूरा नहीं कर पाती है। सेलिब्रेट किया जाता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने 5 साल पूरे कर ले तो समझ रहे हैं आप लोग यहां पर कितनी दुर्दशा है पाकिस्तान के अंदर में। तो अभी अगर ये कोएलिशन की गवर्नमेंट बनती है और ये आर्मी के हिसाब से नहीं चलती है, तो देखने वाली बात ये होगी कि आर्मी जो है क्या उसको एक्सेप्ट करेगी, क्या यहां पर म्यांमार वाली सिचुएशन नहीं होगी। और अगर ये सारी सिचुएशन को देखते हुए क्या यहां पर कल को चलकर अफगानिस्तान वाली सिचुएशन भी बन सकती है अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक तालिबान है, वो भी यहां पर सोच रहा होगा कि यार पड़ोसी देश में तो अफगानिस्तान में तालिबान है, वो पावर में आ गया तो मैं भी क्यों ना पावर में आ जाऊं, क्योंकि हमारे यहां पर भी जो सरकार है आज की डेट में जो बनाई जाती है उनकी खस्ता हालत रहती है, उनके भी बस की कुछ है नहीं, जनता परेशान रहती है। तो क्यों ना हम भी रिलीजन के नाम पर अपनी सरकार बना ले। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर रिलीजन को माना जाता है और रिलीजन का ही पैटर्न फॉलो करते हुए तालिबान पावर में आ गया, तो हमारे पास भी ये अधिकार है कि हम भी यहां पर पावर में आ सकते हैं। तो देखने वाला मुद्दा ये होगा अगर कल को चलकर यहां पर ये बेसिकली तालिबान या फिर आर्मी पावर में रहती है तो इंडिया के साथ में कैसे रिलेशन होंगे। हमारे लिए दिक्कत क्या होने वाली है, अगर पाकिस्तान के अंदर में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो हमारे लिए फायदा ये रहता है कि हमारे पड़ोस में एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो जनता के द्वारा चुनी गई है और वो हमेशा अच्छी रहती है। अफगानिस्तान के अंदर में ऑलरेडी यहां पर तालिबान रूल कर रहा है, वो जनता के द्वारा चुना गया ही नहीं है। म्यांमार के अंदर में ऑलरेडी यहां पर आप लोगों को पता है आर्मी रूल कर रही है, एक साइड में चाइना है, वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमारे आसपास में जितनी अनस्टेबिलिटी रहेगी हमारे लिए उतनी ही दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि पड़ोस में स्टेबिलिटी रहे, तो इसलिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहेगी उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है, ये आप लोग बोल सकते हैं। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में रहनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में या फिर बॉर्डर के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा, और कितना लंबा बॉर्डर हम लोग टच करते हैं पाकिस्तान के साथ में ये आप लोग जरूर बताएगा, और कौन से नंबर पर है अगर आप लोग इसको काउंट करने बैठोगे तो। बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहां से आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर में अभी 17वीं लोकसभा का लास्ट सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके चलते इस लोकसभा के अंदर में क्या क्या चीजें हम लोगों ने की। 2019 में इलेक्शन हुए थे, ऐसा लग रहा था अभी तो हुए थे है कि नहीं। अभी 2024 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है इलेक्शन होने वाले हैं। तो क्या क्या हुआ 2019 की लोकसभा में, जो कि हमारे देश की 17वीं लोकसभा थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जो काम किया गया आते ही आप लोगों को पता है, हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया जब यहां पर सेकंड जो यहां पर टर्म चला प्रेजेंट गवर्नमेंट का। तो इसमें सबसे बड़ा काम तो ये किया गया कि आर्टिकल 370 को चेंज किया गया। दूसरा, ट्रिपल तलाक, आप लोगों को पता है यहां पर ट्रिपल तलाक को जो है बेसिकली यहां पर कानून पास कर लोकसभा के अंदर में बिल लेकर आया गया था। तो यहां पर ट्रिपल तलाक को भी यहां पर एक तरीके से नल एंड वॉइड या फिर बोल सकते हैं कि बैन कर दिया गया। तो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर देश के अंदर में आप लोगों को ये देखने को मिला। कोविड-19 की सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, जो 2020 में कोविड-19 आया तो ये पेंडेमिक भी झेला इस सरकार ने यहां पर। उस टाइम पर दुनिया भर की प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली, कई सारे कानून बनाए गए, गरीबों के लिए कई सारी स्कीम चलाई गई, कई सारे सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए गए, कई सारे मुद्दे देखने को मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इस पर्टिकुलर लोकसभा के अंदर में एक इंसिडेंट आप लोग इसको बोल सकते हो। इसी के साथ में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे रेगुलर, आप लोगों को पता है। सरकार ने 3 जो बिल थे उनको पास लिया, उसके चलते यहां पर ये काफी बड़ी कंट्रोवर्सी रही। ये भी 17वीं लोकसभा के अंदर ही आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में हमारे देश के पास में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग आ गई, जिसको कोविड-19 के टाइम पर बनाने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो नया होम फॉर द पार्लियामेंटेरियन ये आप लोगों को देखने को मिला। कई सारे लोगों ने हालांकि इसको अप्रिशिएट नहीं किया था, क्योंकि इसको बनाना स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के टाइम पर। तो ये बोला गया था कि क्या अभी इसको बनाना जरूरी है, क्या थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर आरोप भी लगाए थे कि एक साइड में लोग बन रहे हैं, मर रहे हैं, और एक साइड में पार्लियामेंट बनाई जा रही है। तो मुद्दा यह था कि क्या पार्लियामेंट पर इतना फोकस अभी देना जरूरी है, जो बिल्डिंग है वही काम कर सकती है।
तो इसके चलते कई सारे क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर झेलने पड़े थे, पर फिर भी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी और उसका इनॉग्रेशन भी हुआ। जैसे ही बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ, सबसे पहले इसके अंदर में कानून पास किया गया, तो वो था 33% रिजर्वेशन जो कि महिलाओं को दिया गया। बताइए कौन से नंबर का ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया था और फिर एक्ट बना। बस दिक्कत यही है इसके सामने कि 2024 में इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा 2029 में, जब यहां पर हमारे देश के अंदर में डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट सेट कर देगा 2026 में यहां पर। उसके साथ में यहां पर हमारा जो जनगणना है, सेंसस, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा 33% रिजर्वेशन। हमारे देश के अंदर में जो कॉलोनियल टाइम के 3 कानून बड़े बड़े यहां पर चेंज किए गए, जिसमें भारतीय न्याय जिसमें आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता देखने को मिला, ये बिल लेकर आया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा का बिल लेकर आया गया और इसी के साथ में यहां पर संहिता जो बिल लेकर आ गया, यहां पर भारतीय साक्ष्य जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एविडेंस, जो एक एक्ट लेकर आया गया उसके जगह। तो 3 पुराने कॉलोनियल टाइम की जो चीजें थी उनको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। ये भी काम आप लोग को यहां पर 17th लोकसभा के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिला। सिक्योरिटी ब्रीच हुआ पार्लियामेंट का, ये तो आप लोगों ने देखा, यहां पर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिली, पार्लियामेंट के अंदर में घुस गए थे लोग यहां पर। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी की डेथ नहीं हुई, तो ये एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में रिकॉर्ड सस्पेंशन देखने को मिला, जो कि हमारे देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो सांसद थे उनको सस्पेंड किया गया। तो ये भी काफी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। कई सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसके चलते यहां पर राहुल गांधी भी थे जिनमें डिफेमेशन के चार्ज पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिला। इसी के साथ में आप लोगों को पता है महुआ जो मोहत्रा है उनको एथिक कमेटी के द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया अनएथिकल कंडक्ट के लिए लोकसभा के अंदर में। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा देखने को मिला। एथिक्स कमेटी कब बनाई गई थी, कितने कितने मेंबर होते हैं बताइए जरा। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बड़ी ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किए हैं। तो 17वीं लोकसभा के ये कुछ इंपॉर्टेंट एक ग्लिम्स यहां पर दिया गया है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे करंट जो है इनका स्टैटिक पोर्शन बड़े ही अच्छे से बैकग्राउंड के साथ में मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ये एक तरीका रिवीजन हो गया पूरे आप लोगों के 5 साल का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के अंदर में कवर किया गया और उसके बाद में कई सारे इसके ऊपर आर्टिकल जो हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर में भी छापे गए कि जो गंगा रिवर है उसका बेसिन डिक्लाइन हो रहा है और ये एक स्टडी सामने निकल कर आई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जीएस पेपर 2 में जो रिपोर्ट्स वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसमें पर्टिकुलर टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि जो गंगा का बेसिन है वो डिक्लाइन होता जा रहा है और लगभग 2.6 सेंटीमीटर तक पर ईयर वो घट रहा है, ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है। तो कई सारे डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में आते होंगे। एक तो बेसिन क्या होता है, ये बात सबसे पहले निकल कर आती है। दूसरा यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, सर ये रिपोर्ट जो है ये प्रस्तुत करते हैं, मतलब क्या पर्पज रहता है रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का। आईपीसीसी की रिपोर्ट देखी, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट और इंडेक्स आते हैं। तो इनका बेसिक पर्पज ये रहता है कि ये पहले ही सचेत कर देते हैं कि अगर आगे हम लोग नहीं सुधरे तो दिक्कत होने वाली है। और कई बार ये रिपोर्ट आती है अच्छी चीज़ों के बारे में कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बढ़ते रहो, आप लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए होती है। यानी कि अगर सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो ये आप लोगों को बोलते हैं चेक कर लो कि हो सकता है गलत डायरेक्शन में चल रहा हो। तो ये बिल्कुल आप लोगों की टेस्ट सीरीज की तरीके से है। जब आप लोग टेस्ट लगाते हो अच्छे मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वाओ अच्छे से काम कर रहे हो, लगे रहो। पर लेकिन जब आप लोग अच्छे से टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, इसका मतलब यह है कि सोचो, रुको कि कहां पर क्या गलत कर रहे हो और उसके बाद में फिर आगे बढ़ो। अब मैं आप लोगों को यहां पर पहले गंगा का बेसिन एरिया यहां पर बता देता हूं। आप लोग अगर इस पर्टिकुलर मैप को देख पा रहे होंगे तो पर्टिकुलर अगर यहां पर देखोगे बीचों बीच में, तो ये है हमारी प्यारी गंगा जो यहां से बहती हुई जा रही है। बहुत ही पवित्र रिवर मानी जाती है हमारे देश के अंदर में। और जब ये जाकर बांग्लादेश के अंदर में गिरती है तो ये 2 रिवर में एक तरीके से टूट जाती है। एक को बोलते हैं हुगली रिवर इधर से निकल कर आती है, और दूसरी है जिसको आप लोग पद्मा बोलते हो, वो बांग्लादेश में चली जाती है। वही पद्मा रिवर ऊपर से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके साथ में मिलती है। और उसके साथ में मिलने के बाद में यहाँ पर आगे चलकर जैसे ब्रह्मपुत्र जो है हमारे देश में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, पर जैसे ही ये बांग्लादेश के अंदर में जाती है इस ब्रह्मपुत्र को हम लोग जमुना बोलते हैं। हमारे देश में यमुना रिवर अलग है और ये जमुना है, तो दोनों के कंफ्यूज मत करना, ये यमुना है। जब यहाँ पर पद्मा यानी कि गंगा और जो जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और वो जाकर बेव बंगाल में जाकर गिर जाती हैं, तो हम लोग इसको मेघना बोलने लगते हैं। ये पर्टिकुलर जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए।
अब आसपास वाला रीजन देखो, यहाँ पर ऊपर से घाघरा आ रही है, यहाँ पे आप लोगों को गोमती देखने को मिलेगी, नीचे बेतवा, चंबल, बहुत सारी रिवर, यहाँ पर सन, ये सारी रिवर आकर गंगा के साथ मिल रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर कोई पर्टिकुलर रीजन जो गंगा जो रिवर है वो बह रही होती है और उसमें उसकी ट्रिब्यूटरी भी होती है, वो भी कनेक्ट हो रही होती है, उस पूरे एरिया को हम लोग बेसिन एरिया बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना नॉर्मली, जैसे कि जहां पर बर्तन धोते हैं वॉश बेसिन, तो नॉर्मली जो वॉश बेसिन होता है वो कुछ इस आकार का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वॉश बेसिन में यहाँ पर आप लोगों का नीचे कुछ ऐसा रहता है जहां से पानी निकल जाता है, पाइप लगा होता है, तो कभी भी जो पानी गिरता है वो पूरे इसमें पर्टिकुलर एरिया में बहता है इस तरीके से, और फिर जाता जाता है यहाँ पर चला जाता है। तो जो स्ट्रीम बह रही है वो तो पर्टिकुलर रिवर होगी, पर लेकिन ये बेसिन एरिया होगा जहां तक ये पानी फैलता है, तो इस नाम पर इसको आप लोग देखते हैं, यहीं से ये बेसिन भी निकल कर आया। अब आप लोगों के माइंड में समझ में आ गया। तो ये जो बेसिन एरिया है ये कम होता जा रहा है, ये जो फैला हुआ था इतने दूर तक ये कम होता जा रहा है और पर ईयर कम होता जा रहा है। तो ये स्टडी सामने निकल कर आई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना पानी पहले हुआ करता था अब उतना पानी नहीं होता है। तो ये दिक्कत यहां पर देखने को मिलने लगती है और इसकी वजह से इसके ऊपर जो है हम लोगों को काम करना चाहिए। आप लोग बोलोगे कि ये कौन वहां पर वो नहीं कि इंची और टेप लेकर बैठा हुआ था क्या? किसने चेक किया इसके बारे में बताया कि भाई साहब ये जो एरिया है ये डिक्लाइन हो रहा है, यहां पर इस तरीके से पर ईयर ये डिक्लाइन हो रहा है। तो देखो पहले तो हम लोग ये बातें नहीं बोल सकते थे, बहरहाल आजकल जो है हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कि हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे पास में सैटेलाइट इमेज है, उसके बेस पर हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल इसका ऐसे बोल सकते हो, किसी पर्टिकुलर इंसान से आप लोग 1 साल बाद मिल रहे हो तो उस इंसान की जो बॉडी है उसका जो फेस है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। पर लेकिन जो इंसान डेली वहीं पर ही रह रहा है और वो उसको रेगुलरली देख रहा है वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब घर पर जाते हो काफी लंबे समय बाद, तो जो मम्मी होती है खासकर वो कहती है कि देखो बच्चा कितना दुबला हो गया है, खाना वाना लगता है मिलता ही नहीं है बाहर, ठीक है। तो ये चीजें कैसे होती हैं? ये होती हैं कि लंबे समय बाद वो आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। भले ही आप लोग मोटे हो गए हो, ठीक है, थोड़े खाकर, लेकिन उनको दुबले लगते हैं मैक्सिमम मम्मी को, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है। यहाँ पर जो अभी इनके द्वारा देखा गया तो 96 से लेके 2017 तक का इनके द्वारा एक डेटा निकाला गया है और उस डेटा में जो ये बेसिन का एरिया कम हुआ है उसमें ये बातें बताई जा रही है कि उस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से कि पर ईयर जो है ये 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से जो है वो नीचे होता जा रहा है, सॉरी पर सेंटीमीटर के हिसाब से नीचे होता जा रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि 2.6 सेंटीमीटर के हिसाब से पर ईयर घट रहा है। तो ये एनालिसिस यहां पर किया गया। अब ये एनालिसिस कैसे किया गया? ये एनालिसिस यहां पर निकल कर आता है जो सैटेलाइट की इमेज होती है उसके बेसिस पर। तो यहां पर सैटेलाइट का जो डेटा है वो रिकवर किया गया, पर्टिकुलर यहां पर ग्रेविटी रिकवरी और क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ये इसके द्वारा यहां पर बताया गया। इससे पहले यहां पर 1.7 जो सेंटीमीटर पर ईयर था, पर लेकिन जो ग्रेस सैटेलाइट है लॉन्च किया गया था 2002 में, उसने यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व किया और उसके द्वारा यहां पर ये सारी बातें निकल कर आई है। तो अब आप लोगों के सामने ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ यार ऐसा ऐसा कुछ कुछ देखने को मिल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर बेसिकली रिवर के बारे में बताता हूं, जिसके साथ में आप लोग अच्छे से चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। गंगा जो रिवर है हमारे देश की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर गंगा रिवर के बारे में हम लोग बात करें तो कौन से राज्य से नॉर्मली बहती हुई नजर आती है, तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। जो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा और इसके साथ में फिर कई सारी चीजें आप लोग कनेक्ट भी कर पाओगे। सबसे पहले ये एक ऐसी पिक्चर है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और कई बार ये एक तरीके से ऐसा टॉपिक होता है जो कि मतलब एक तरीके से ना क्वेश्चन तो बनते हैं और वैसे भी आप लोगों को अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। पूछते हैं कई बार क्वेश्चन इस तरीके से कि आप लोग क्या जानते हो कि कौन कौन से प्रयाग है हमारे देश के अंदर में, ठीक है। तो ऐसा पूछ लेते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन खासकर जब हिंदू धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो रिवर्स हैं उनसे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अलग अलग नाम है। जैसे यमुना कहां से निकल कर आ रही है तो बोलते हैं कि यमुनोत्री से निकल कर आ रही है, ठीक है। गंगा कहां से निकल कर आ रही है कि गंगोत्री से निकल कर आ रही है, पर लेकिन क्या उसको गंगा ही बोलते थे तभी? नहीं, यहां पर भागीरथी बोलते हैं। जब भागीरथी आगे आकर मिलती है देव प्रयाग में, जो उधर से रिवर आ रही होती है, तो यहां पर यह गंगा बन जाती है। यानी कि ऊपर से देखोगे तो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में जो धौली गंगा होती है वो विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती है रिवर के साथ में, जो अलकनंदा रिवर है। अलकनंदा रिवर पर जब धौली रिवर मिलती है तो इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं। जब अलकनंदा रिवर आगे चलती है और यहां पर नंदाकिनी रिवर यहां पर मिलती है तो इसको नंद प्रयाग बोलते हैं। यही अलकनंदा जब आगे चलकर पिंडार गंगा से जाकर मिलती है
तो इसको हम लोग कर्ण प्रयाग बोल देते हैं, ठीक है। और यही जब आगे चलकर यहां पर बढ़ती है और यहां पर मंदाकिनी रिवर के साथ में मिलती है तो इसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। तो यही जब रिवर आगे अलकनंदा भागीरथी के साथ में मिलती है देव प्रयाग बोलते हैं और यही फिर आगे चलकर गंगा का नाम ले लेती है। यानी कि जो हमारे देश में आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिलता है गंगा रिवर का, ये यहां से निकल कर आता है। राज्य कौन कौन से कनेक्टेड है गंगा के साथ में, यानी कि गंगा जी के राज्य जो है वो कौन कौन से आप लोगों को कनेक्ट देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो बता देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में ये चीजें थोड़ी सी क्लियर रहे। गंगा जो रिवर है यहाँ पर वो उत्तराखंड से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गंगा रिवर जो है बेसिकली चलती है, यानी कि जो नाम आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को एंट्री करती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार के अंदर में एंट्री करती है। बिहार के अंदर से अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो तो नीचे आप लोगों को यहां पर बेसिकली वेस्ट बंगाल आप लोगों को देखने को मिलेगा और झारखंड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, इधर से बहती हुई फिर आगे चलती हुई आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। बेव बंगाल में आकर जो है गंगा रिवर गिर जाती है। पर लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ट्रिब्यूटरी वगैरह वो कई एरिया में फैली हुई है, जैसे कि दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर यमुना हो गई ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। झारखंड के अंदर ट्रिब्यूटरी है, मध्य प्रदेश के अंदर में ट्रिब्यूटरी है। जब बेसिन एरिया के बारे में बात करेंगे हम लोग तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो वो कई सारे और स्टेट में फैल जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मैं आप लोगों से जो बेसिन एरिया के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि और भी कई सारे राज्य में यहां पर ये चीजें फैल गई है। कई बार तो आप लोगों से ये पूछ ले जाते हैं कि कौन सी सिटी है यहां पर उस गंगा के किनारे पर, जैसे न्यू दिल्ली कहां पर है, वो आप लोगों ने देखा होगा यमुना के किनारे पर है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। आगरा जो है वो यमुना के किनारे पर देखने को मिलेगा। जब ताजमहल के बारे में बात करते हैं तो ये आप लोगों ने नॉर्मली फील भी किया होगा। कानपुर जो है वो गंगा के ऊपर है, देख सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में इलाहाबाद में यहां पर गंगा और यमुना आकर मिलती है, तो आप लोगों को पता है यहां पर इसको यहां पर संगम भी बोलते हैं आप लोग। वाराणसी गंगा के, पटना गंगा के, इसी के साथ में यहां पर फरक्का गंगा के। तो ये इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये कई बार सिटीज जो हैं ये हल्का हल्का सा आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आप लोग उस एरिया से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कि हाँ इस तरीके से पैटर्न चल रहा है और आप लोगों को इसके बारे में एक क्लैरिटी है। तो रफली अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि जो उत्तर प्रदेश में इसका पैटर्न देखने को मिल रहा है, बिहार में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है और वेस्ट बंगाल में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो अलग अलग है। यानी कि जो ये बेसिन एरिया घट रहा है तो उत्तर प्रदेश में ये लगभग 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से यहां पर ये डिक्लाइन हो रहा है। सेम पैटर्न अगर आप लोग जाओगे बिहार के अंदर में तो बिहार के अंदर में आप लोगों को रफली जो है 1 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से घट रहा है। अगर आप लोग जाओगे वेस्ट बंगाल के अंदर में तो ये 0.6 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है वो रफली नीचे घट रहा है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। और इसका इंपैक्ट जो है आप लोगों को ये अलग अलग एरिया में देखने को मिलेगा, जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वहां पर भी, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं किसकी रीजन की वजह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे रीजन है। अगर कोई पूछे आप लोगों से तो एक तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि शहरीकरण जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज है वो काफी ज्यादा एक तरीके से इरिगेशन इंटेंसिव होता जा रहा है, तो ये भी बिगेस्ट रीजन यहां पर माना जा रहा है। और इसी के साथ में अगर बात करें ग्राउंड वाटर का जो एक तरीके से एब्स्ट्रैक्शन है वो काफी कम होता जा रहा है। इसकी वजह से जो रिवर का पानी है वो यहां पर आजकल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये क्या चीजें हो गई सारी ये, यानी कि अगर आप लोग बोलेंगे बिल्कुल ऐसे ही है कि हर एक इंसान पर किसी सिचुएशन का अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए एक टाइम पर था मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं काफी इरिटेट हो जाता था, पर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी तो समझ में आ गया कि हर सिचुएशन में एक हद तक ही इंसान जो है अगर इरिटेट उससे ज्यादा होगा तो फिर उसकी बॉडी पर उसका इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर हम लोग को रुक जाना चाहिए और रुक कर थोड़ा सोचना चाहिए और सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये समझ सकते हैं। एक इंसान ऐसा आज के डेट में जिसको कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है, वो कहता है कि सब मोह माया चलता रहता है यार, साइड में रखो इसको, ये सब बेसिक चीजें हैं। और एक इंसान ऐसा है कि वो छटपटा जाता है सिचुएशन में। तो एक ही सिचुएशन है और इंपैक्ट हर पर अलग अलग है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कोई किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, कोई किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो यहां से बेसिक चीजें आप लोगों की समझ में यहां पर आ गई है। तो यहां से अगर आप लोग चीजों को देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप लोगों को यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। रिवर गंगा जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जब जाकर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और ये डेल्टा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको यहां पर पर्टिकुलर अगर आप लोग बात करोगे कि इसको यहां पर एक नाम तक दिया गया है और उस नाम को बोलते हैं हम लोग सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट किया गया था 1997 के अंदर में। क्यों? क्योंकि यहां पर एक पेड़ होता है जिसको बोलते हैं सुंदरी ट्री।
तो सुंदरी ट्री के नाम पर ये सुंदरवन डेल्टा यहां पर पड़ा और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट यहां पर बन गया, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन के तौर पर ये आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। तो बेसिन एरिया कहां पर है? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां से गंगा बहती है। इसीलिए जब भी हम लोग गंगा को क्लीन करने का कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यार गंगा रिवर को क्लीन करना है, पर लेकिन एक कोई राज्य यहां पर क्लीन नहीं कर सकता, सबका साथ सबका विकास लेकर चलना पड़ेगा। इनके सारे के सारे जो स्टेट हैं वो उनको पर्यटन डालना पड़ेगा, तब जाकर ये गंगा रिवर जो अपनी है हम लोग इसको स्वच्छ कर पाएंगे, वरना इसको स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। यही रीजन है कि सारे राज्य जो हैं वो कई बार सिंक्रोनस वे में आते नहीं है और यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप लोग ये बातें समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं यहां पर करूंगा आगे बढ़ने से पहले, जो कि हालांकि डिफरेंट आप लोगों का यहां पर एक तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत जरूरी भी है फिलहाल के टाइम पे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर देना। ऑपरेशन गंगा चलाया गया हमारे देश में 2022 में। ऑपरेशन गंगा ये किससे रिलेटेड था? जब ये यहां पर ऑपरेशन चलाया गया, मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया था ये सारा रेगुलर जो हमारा डिस्कशन होता है। देखता हूं कौन कौन से ये आंसर देता है, और ये सिचुएशन आज तक चली हुई आ रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों का यहां पर बन जाता है। याद आ रहा है किसी को? पॉज कर लेना वीडियो को, आंसर दो, फिर आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, किस किस को याद आया? हाँ, कुछ कुछ रुझान जो है आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कई सारे ऑपरेशन जो कि आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं, और ये सारे एक ही स्लाइड में प्रोवाइड करा दिए हैं, अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग टाइम के। ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से हम लोगों ने अपने लोगों को निकाला था 2022 में। वंदे भारत जो चलाया गया था कोविड-19 में, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जो है फॉरेन कंट्री से निकाला था, उसको हम लोगों ने वंदे भारत बोला था। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये यहां पर नेवी के द्वारा एफर्ट लगाया गया था अपने लोगों को बाहर के देशों से निकालने के लिए। ऐसे यहां पर आप लोगों को ये कई सारे ऑपरेशन है, जैसे इवैक्यूएशन फ्रॉम द ब्रिसल्स। ठीक है, तो ये 2016 का ऑपरेशन है, जहां पर टेररिस्ट अटैक के थ्रू अपने लोगों को यहां पर बचाकर निकाला गया था ब्रिसल्स एयरपोर्ट से। ऑपरेशन राहत ये पर्टिकुलर ऑपरेशन है, यमन से अपने लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन मैत्री ये हमारी कंट्री में बेसिकली अर्थक्वेक में फंसे हुए लोग जो थे उनकी हेल्प करने के लिए हमारे देश के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सेफ कमिंग होम, तो यहां पर बेसिकली सेफ होम कमिंग 2011 में यहां पर जो एक तरीके से लीबिया के अंदर हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए निकाला गया। ऑपरेशन सकून 2006 में ये लेबनान से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ब्रूथ सी लिफ्ट के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं, कहीं पे तो मूवी बनी हुई है। ऑपरेशन क्वेक जो यहां पर क्वेत एयरलिफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर भी बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत सारे लोगों को निकाला। तो ये जो ऑपरेशंस हैं एक ही स्लाइड में एक जगह इकट्ठे करा दिए और इनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्लाइड को तो आप लोग सेव करके रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, और बाकी तो आप लोगों को ये स्लाइड जो है पीपीटी में मिली जाती है, वहां से आप लोग इसको अपने पास में रख सकते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशन है, तो कल को अगर देखने को मिल जाए कि ऑपरेशन गंगा है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ऑपरेशन गंगा तो गंगा को क्लीन करने के लिए होगा, और पहली स्टेटमेंट वही होगी। आपकी भावनाओं के साथ में खेलता है एग्जामिनर, उसको पता है कि आप लोग किस लेवल पर सोच सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग के माइंड में क्रिस्टल और क्लियर होनी चाहिए, तो चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया भर में पानी का क्राइसिस आज की डेट में इतना है जिसकी कुछ हद नहीं है। कई बार आप लोगों को बाढ़ देखने को मिलती है और ऐसा लगता है कि हर जगह पानी है पर पीने के लिए पानी नहीं है। 70% जो इंडियन जो वाटर है वो आज के डेट में कॉन्टेमिनेटेड है, यानी कि कोई ना कोई उसमें मिलावट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कोई भी पानी अगर आप लोग पी रहे हो तो वो अप टू द मार्क नहीं है। 75% जो घरों में पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि ड्रिंकिंग जो वाटर रहता है उसकी बात मैं आप लोगों से यहां पर कर रहा हूं, बेसिकली वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लगभग 75% इस कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके पास में पानी नहीं है, इधर उधर से लेकर आना पड़ता है। 84% जो गांव वाले एरिया में, तो उनको पाइप वाटर ही नहीं मिल पा रहा है उनके घर में, यानी कि वहां पर भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, और खुद नीति आयोग ने यहां पर इसके ऊपर बातें की थी कि क्या क्या दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। कहीं नाइट्रेट है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आयरन है, कहीं आप लोगों को और मिलावटें देखने को मिलेगी, कई सारे लेड, सीसा, क्रोमियम। तो ये अलग अलग लेवल पर कंडीशन निकल कर आ रही है आज की डेट में, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि आज के डेट में इसकी वजह से इंपैक्टेड है, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग बोल सकते हैं किसी न किसी लेवल पर इंपैक्टेड है। तो आज के यहां पर आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में सिचुएशन देश के अंदर में क्या है। हमारा देश जो है, जो टोटल कंट्री है वाटर क्वालिटी के अंदर में 122 है दुनिया के अंदर में जिनकी रैंक निकाली गई थी, हमारा देश जो है वो 120 पर है, यानी कि नीचे से हम लोगों ने टॉप किया। इससे आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन का पानी हमारे देश में लोगों को मिल पाता है।
इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को हमेशा जब भी कोई पानी का टॉपिक आता है, मैं आप लोगों को एक उदाहरण कई बार देता हूं कि जब मैं दिल्ली में रहा करता था उस टाइम पर, जहां पर मैंने बेसिकली अपना रूम लिया था, तो वहां पर जो अंकल थे उनके द्वारा यहाँ पर मैंने बोला अंकल जी पानी कैसे होता है यहाँ पर, आपने तो वाटर कूलर वगैरह यहाँ पर लगा नहीं रखा, कोई प्यूरेट वगैरह, तो उनके द्वारा बोला गया कि बेटा गंगा का पानी आता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से उनका मानना था कि यमुना का पानी आता है, डायरेक्ट साफ स्वच्छ पानी है। कई बार ऐसा पानी आता था उसमें से टोटी में से, मतलब उसमें से ऐसा लगता था कि नाली का पानी है, ये कंडीशन देखने को मिली। मैंने कहा यार यहाँ तो मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो फिर अपना एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा लिया कि चलो ठीक है काम चलता रहेगा। तो ये सिचुएशन समझ सकते हैं, तो कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है आज की डेट में अगर आप लोग देखें। और ये तो दिल्ली की बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सोचो दूर दराज वाले इलाकों में क्या सिचुएशन इसकी आज की डेट में देखने को मिलती है। तो इसलिए ये एक ऐसा एरिया है जो कि काफी ग्रे एरिया आप लोग बोल सकते हैं। और ये तो एक पूरा अलग से टॉपिक बन जाता है कि देश के अंदर में कहां कहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं और इससे रिलेटेड जो अलग अलग स्कीम्स हमारे देश में चलाई जा रही हैं। आप लोग देखिएगा हमारे देश में ये रीजन क्या है कि ऐसा इंपैक्ट पानी पर देखने को मिल रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया, तो ऐसे राज्य जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और कई सारे राज्य हो गए जहां पर पानी जो है अप टू द मार्क अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी चावल की खेती आज की डेट में होती है। तो ये कहीं ना कहीं हम खुद अपने पैरों पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन को देखते देखते। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट पानी की, इसी के साथ में यहां पर रेगुलेशन ढंग से हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सेंटर और स्टेट जो है वो लड़ते रहते हैं यहां पर जब पानी का मुद्दा आता है, ठीक है। कई सारे स्टेट जो है वो आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब एक राज्य से दूसरा राज्य निकाला जाता है तो वो राज्य निकलते ही सबसे पहले यहां पर उनकी लड़ाई जो होती है वो रिवर यानी कि नदी को लेकर होती है, और उसके ऊपर दुनिया भर के मुद्दे चलते रहते हैं। हर एक राज्य में कोई ना कोई इशू देखने को मिलेगा। अपने राज्य का नाम लिखो और जाकर देखो, कोई ना कोई इशू जरूर नजर आएगा आप लोगों के राज्य से रिलेटेड भी। तो एटलीस्ट वो टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है, क्यों? क्योंकि ऐसे इशू जो है आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, और अगर जियोग्राफी ऑप्शनल है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। स्टेट पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से वहां से बन सकते हैं। और वैसे भी बेसिक इंफॉर्मेशन यार अपने एरिया के बारे में एटलीस्ट होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे अटल भूजल योजना हो गया, जल शक्ति अभियान हो गया, एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हो गया। ये सारे इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाए गए ताकि सॉल्यूशन यहां पर निकाला जा सके। मुद्दा इतना ज्यादा गहरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट तक के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना एरिया ये मैच करने के लिए एक सेकंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछकर बैठ जाएंगे। जैसे कि हर राज्य के द्वारा अपने अपने एरिया में कोई ना कोई स्कीम यहां पर चला रखी है, ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर राजस्थान के बारे में। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ये राजस्थान के द्वारा यहां पर चलाया गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर आप लोगों के सामने निकल कर आया। गुजरात के अंदर में सुजलम सुफलम अभियान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तेलंगाना के अंदर में मिशन काकतिया और यहां पर नीरू चिटू, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां पर? यह है आंध्र प्रदेश के अंदर में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक दूसरे से अलग हुए थे, किस ईयर में, ये आप लोगों को बताना है। अलग अलग प्रोग्राम है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर जल जीवन हरियाली बिहार का प्रोग्राम है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं पहले ही। जल ही जीवन ये हरियाणा का प्रोग्राम है। इसी के साथ में यहां पर जो नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, तो ये यहां पर कुद्दी मरामठ, ठीक है। तो कुद्दी मरामठ जो है ये तमिलनाडु का आप लोगों को यहां पर प्रोग्राम देखने को मिलेगा। कैसे हम लोग को पानी को जो है वो बेसिकली सही तरीके से यूज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, कैसे सेव करना है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चला दिए। और अगर राज्य देखोगे, राजस्थान हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, नॉर्थ से लेके साउथ तक का आप लोगों को राज्य यहां पर नजर आ जाएंगे। यानी कि ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर एरिया की नहीं रह गई है, ये पूरे देश की दिक्कत है आज की डेट में, जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब इतनी बात चल ही रही है तो यहां पर कुछ बातें आप लोगों को बता दूं, और यहां पर स्टार लगा लेना, जितने स्टार लगाओगे उतने ही कम है बेसिकली, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी यहां से बन भी चुका है कि हमारी पृथ्वी पर कहां पानी है और कितना पानी कहां पर पाया जाता है, और एनुअल हमारे हिस्से में कितना पानी आता है। एक इंसान के हिस्से में 1947 में लगभग 6000 क्यूबिक मीटर पानी देखने को मिलता था, पर लेकिन वही पानी जो है अभी 2025 में लगभग हो जाएगा 1340, और ये 2050 में हो जाएगा 1140। यानी कि पानी की क्वांटिटी जो इंसान के हिस्से में आती है वो घटती जा रही है। ऑलरेडी ये कंडीशन आप लोगों के सामने है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो ठीक ठाक चीजें चल रही हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर चीजें काफी लार्ज स्केल पर डिक्लाइन हो रही है। तो ये एरिया आप लोग यहां पर देख सकते हैं। स्टेट कंज्यूम करते हैं मोर देन द रिचार्ज, यानी कि जैसे बारिश हुई, बारिश ने वाटर टेबल को रिचार्ज किया, पर वो सारा का सारा निकाल दिया।
तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा इस कैटेगरी में आते हैं। स्टेट जो है वो यूज करते हैं एक तरीके से, स्टेट बात की जा रही है, स्टेट ऑफ वाटर यूज इन अदर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर, जैसे कि तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को एक अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि जितना रिचार्ज हो रहा है उससे पानी जो निकाला जा रहा है वो आप लोग कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि आप लोग देखो, ये चीजें रटने की नहीं होती है, बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पानी बरस कितना रहा है और निकाला कितना जा रहा है, वो कंडीशन यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। नॉर्मली पृथ्वी के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, जो हमारी प्यारी पृथ्वी है उसके ऊपर टोटल अगर देखोगे तो एक तरीके से काफी बड़ा एरिया है जो कि पानी देखने को मिलता है सारा। आप लोगों को इतने बड़े ओशन है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ये सारी जो ओशन है पानी से ही भरे पड़े हैं। हमारे ग्लेशियर हो गए, सारी चीजें हो गई, पर लेकिन देखोगे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आता है कि 96% जो वाटर है वो हमारा समुद्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, वो सारा खारा पानी है, पर लेकिन फ्रेश वाटर जो है वो ओनली 2.5% है। जो 2.5% फ्रेश वाटर है जो हम लोग यूज करते हैं, वो उसका 30% तो ग्राउंड वाटर में है, बाकी जो पर्वतों पर ग्लेशियर जमे पड़े हैं वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो सरफेस के ऊपर पानी है वो ओनली 1.2 है। ये वो पानी है जो लेक, नदी आप लोगों को देखने को मिलती है ना, ये जमा हुआ है, ये दुनिया भर का पानी आप लोग बोलते हैं, ये ओनली आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना है बेसिकली यहाँ पर 1.2% जो टोटल पानी है, कुछ एटमॉस्फेयर में है। रिवर पर तो आप लोगों को 0.49 ही देखने को मिलता है। जो नदियां हैं, जैसे आप लोगों को गंगा रिवर होगी, हमारी जो बड़ी बड़ी रिवर होगी, पूरी पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से, इससे ज्यादा तो सोइल के अंदर में जो मॉइस्चर है वहां पर पानी पाया जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कल को कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ऐसी ऐसी भी कंडीशन है, और यहां से पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी क्वेश्चन। तो इसीलिए यहां पर ये चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहां पर वाटर कितना अवेलेबल है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना अवेलेबल है। तो यहां पर तमिलनाडु, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फिर भी पॉजिटिव साइड में है, पर लेकिन अगर बात करेंगे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, यहां पर वाटर टेबल से ज्यादा निकाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में पानी का जो लेवल है बहुत नीचे चलता हुआ चला जाएगा। दुनिया में हमारी पॉपुलेशन लगभग 18% है, जितनी टोटल दुनिया में लोग रहते हैं, पर दुनिया में जो पानी है उसका लगभग हमारे पास में 4% है ओनली, यानी कि 18% पॉपुलेशन है। तो कम से कम 17-18% दुनिया का पानी हमारे पास में होना चाहिए था ना। इसीलिए हमारे देश में पानी की जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को और भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे 3-4 टॉपिक हो गए एक ही टॉपिक के अंदर में। गंगा रिवर के बारे में पूरा एक कंप्लीट टॉपिक हो गया, अलग से पूछा जाता है। तो ज्योग्राफी का टॉपिक आप लोगों का हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन पे कैसे कैसे ऑपरेशन हमारे चलाए जा रहे हैं, तो ये IR का टॉपिक आप लोगों का हो गया। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात कर रही है यहाँ पर। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स सारी मैंने बताई, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक आप लोगों को हो जाता है कि कौन कौन से प्रयाग हैं, उसके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। ये हो गया। कहां कहां पर पानी का लेवल हमारे देश में कितनी स्कार्सिटी है, तो ये पूरा नीति आयोग के द्वारा यहां पर बताया गया। तो ये पूरा एक्सट्रीम कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। कहां कहां पर क्या क्या सिचुएशन है, ये बेसिन कितना घट रहा है, इसके बारे में बात करें। क्या क्या पोल्यूशन पानी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन भी यहां पर टॉपिक कवर हो गया आप लोगों का। किसी स्टेट के द्वारा क्या क्या स्कीम चलाई जा रही है, तो ये भी कवर हो गया। और पृथ्वी के ऊपर कहां पर कितना पानी पाया जाता है, तो ये मल्टीपल टॉपिक्स आप लोग के कवर हो गए यहां पर, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसीलिए मैंने बोला था स्टार लगा लेना, क्योंकि रेगुलरली ये पूछे जाते हैं। और पूछना तो अलग बात है यार, ये तो एक ऐसा टॉपिक है भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव है ग्राउंड वाटर को डिप्लीशन यानी कि कम होने से बचाने के लिए। अमृत जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, एक्वाफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट। सही आंसर क्या है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। एक क्वेश्चन है यहां पर जो आप लोगों से पूछा गया, ये मैच करने के लिए कि जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र का है, सुजलम सुफलम अभियान राजस्थान का है, नीरू चिटू ये आंध्र प्रदेश का है, कुदर मरमट तो ये योजना तमिलनाडु की स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनकरेक्ट आप लोगों को बताना है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल या फिर नन। इनको अटेम्प्ट करो, फिर आंसर सबके बता दूंगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गंगा रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिकली सिस्टम के बारे में। तो बात की जा रही है एट जो विष्णु प्रयाग है, भागीरथी मिलती है अलकनंदा के साथ में। ठीक है, जिसको फिर आगे गंगा बोलने लगते हैं। गंगा रिवर जो है वो 5 स्टेट से होकर आप लोगों को बहती हुई नजर आती है। जो यहां पर माउथ है गंगा रिवर का, वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, सुंदरवन डेल्टा, ये बात बोली गई है। ठीक है, जो रिवर है बेसिकली, तो यूनेस्को के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है।
इसी के साथ में गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तराखंड के अंदर में, जो कि भागीरथी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या यहां पर बताना है, ओनली 2, ओनली 3, ऑल ऑफ द अबोव या फिर नन। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर बताता हूं मैं और इनके एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है यहां पर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मैच कर लेना आप लोग इसको, वीडियो को पॉज करके भी एक बार। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, उसके अंदर है यहां पर इनकरेक्टली मैच है ओनली 1 पेयर, और वो कौन सा है, सुजलम सुफलम अभियान गुजरात का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरी जो स्टेटमेंट है यहां पर, तीसरा जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों के सामने है पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहां पर ये देव प्रयाग है, सारे के सारे प्रयाग जो है मैंने आप लोगों को यहां पर अभी समझाए, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के ये पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक है। इसी के साथ में टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में कि आप लोगों को अभी हमारे देश में नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था, नेशनल जो मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि कैसा रिजल्ट निकल कर आता है और क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है इसके अंदर में, ये सारी बातें हैं। इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 2015 में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक तरीके से सॉल्यूशन के बारे में, कि भारत के अंदर में ये वही है जो अभी डिस्कस किया है कि भारत के अंदर में घटते भूजल संसाधनों का आदर्श समाधान तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जल संचय प्रणाली यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग है, शहरी क्षेत्रों में से कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो यहां पर आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर सोर्स जो रिसोर्सेज है इन इंडिया इज ए वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरिया, यानी कि जो शहरी है इलाका उसमें कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से आंसर राइटिंग का भी बन गया यहां से। इवन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया जो फ्रेश वाटर के बारे में पूछा था कि दुनिया भर के संसाधन है हमारे पास में, फिर भी क्यों कमी से हम लोग जूझ रहे हैं, संसाधनों की वजह से भी, फिर भी यानी कि हमारे पास में सारी चीजें हैं पर फिर भी हम लोग जूझ रहे हैं, तो क्या दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा गया। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना, हर एक लेवल पे स्टैटिक, करंट, बेसिक सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गई। अब भी कोई डाउट हो तो बताना। ये इस तरीके से हो गया कि सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए पानी से रिलेटेड। तो पानी जो है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों से आए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, पानी जो है वो किस लिस्ट के अंदर में आता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट, ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। तो इसका कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉलिटी के अंदर भी ये सारी चीजें अच्छे से कवर की थी मैंने, सारी की सारी लिस्ट। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों को देना है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है बेसिकली इसमें एक तो कार्टून आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पेज नंबर 3 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उसी के साथ में आप लोगों को एक आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, और इस आर्टिकल का भी जिक्र यहां पर किया गया है पर्टिकुलर। अगर इसके अंदर में देखोगे तो यहां पर बात की जा रही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा 2024 के इलेक्शन से पहले। ये हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर बात बोल दी है। तो इसको लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर ने एक कार्टून पब्लिश किया है, और द हिंदू न्यूज़पेपर इसको लेकर बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो भी मुद्दा अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए वोट बैंक के लिए किए जा रहे हैं। तो ये यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी क्या क्या मुद्दा है मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा, जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। सबसे पहले तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में हमारे देश के अंदर में सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, कौन से पार्ट में आता है, तो सारी बातें मैं बेसिक करके आप लोगों को यहां पर बताता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश के अंदर में एक ऐसा कानून है जो कि सरकार यहां पर लेकर आई, और इस पर्टिकुलर एक्ट का बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट देश के अंदर में यहां पर देखने को मिला कि यहां पर इसको इंप्लीमेंट न किया जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि इस पर्टिकुलर कानून के तहत में हमारे पड़ोसी देश, जिसमें आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा और अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, इन 3 देशों से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अगर मैप में देखना चाहते हैं तो ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान और ये हो गया यहां पर बांग्लादेश। इन 3 देशों से हमारे देश के अंदर में जो भी यहां पर आज की डेट में बात करें, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज, यानी कि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, टोटल मिलाकर 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी में अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर उनके नाम लिखेगा, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीज। इनमें से यहां पर 4 और एक हिंदू जो कि माइनॉरिटी में है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अंदर, वो अगर हमारे देश के अंदर में आ गए हैं इलीगल तरीके से भी तो उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत में। तो इसको लेकर यहां पर काफी ज्यादा बवाल हुआ। यह बोला गया आखिर इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है, इसमें श्रीलंकन तमिलियन को क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है
श्रीलंका के अंदर भी तमिलियन कम्युनिटी के ऊपर में काफी अत्याचार होते हैं, वहां पर भी गृह युद्ध की कंडीशन भी वहां पर बनी, बहुत सारे तमिलियन यहां से वापस निकल कर आए। तो बोला गया कि तमिलियन कम्युनिटी को क्यों अलाउ नहीं किया गया यहां पर इसके अंदर में, तो इसलिए भी क्रिटिसिज्म यहां पर काफी ज्यादा हुआ इस बिल का। सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, आप लोगों को यह पता है कि हमारे देश के अंदर में जब हम लोग सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं तो पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है संविधान के अंदर में, पार्ट सेकंड, ठीक है, दूसरे भाग में। इसमें आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में बात की जाती है हमारे देश के अंदर में। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने कि हमारे देश के पार्ट सेकंड में देखने को मिलता है, पर लेकिन कोई भी स्टेट को ये पावर नहीं है कि वो सिटीजनशिप के ऊपर में कोई भी अपना डिसीजन दे सकता है। क्यों? हमारे देश के अंदर में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब क्या हो गया, हम लोग अमेरिका की तरीके से नहीं है जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। जब तक आर्टिकल 370 आप लोगों को देखने को मिलता था तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में यह बोला जाता था कि एक तरीके से सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, अब ड्यूअल सिटीजनशिप है, क्योंकि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से देखते थे सिटीजनशिप के मामले में, या फिर स्पेशल प्रोविजन की तरीके से अपने आप को देखते थे। अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा यह कि एंट्री 17, याद रखिएगा, हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाओगे शेड्यूल के अंदर में, 7वें शेड्यूल के अंदर में, उसमें ये पावर जो है वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में दे रखी है। यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है किस किस को यहां पर आप लोगों को सिटीजनशिप देनी है या फिर किसकी सिटीजनशिप छीननी है। तो ये पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में देखने को मिलेगी। तो एक्सक्लूसिव पावर यहां पर सिटीजनशिप को लेकर पार्लियामेंट के हाथ में है, ना कि स्टेट के हाथ में है। तो अगर ये बिल पास किया गया हमारे देश के अंदर में तो ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पार्लियामेंट की है। इसमें स्टेट के हाथ में पावर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, सिटीजनशिप, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि 7वें शेड्यूल में देखने को मिलते हैं हमारे संविधान के अंदर में, यूनियन लिस्ट के अंदर में, ना कि स्टेट लिस्ट के अंदर में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर हमारे देश के अंदर में ये कानून इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कहीं ना कहीं निकल कर आती है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसलिए बार बार यहां पर ये न्यूज में आता है। अभी अगर सिटीजनशिप दिया जाना है तो आप लोगों को पता है कोई बर्थ है, किसी को डिसेंट के थ्रू या फिर रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, या फिर किसी टेरिटरी को अपने देश के अंदर में अगला हम लोग इनकॉर्पोरेट कर ले तो उसे सिटीजनशिप दी जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहां पर याद रखिएगा जिसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, कंफ्यूजन मत होना। यहां पर हमारे देश के अंदर में जब हम लोग सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर सिटीजनशिप है इसको हमारे देश के अंदर में अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसकी 5 प्रक्रिया है और इसको छीना भी जा सकता है, उसकी 3 प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये पूरी की पूरी बात अगर मैं अभी डिस्कस करने बैठूंगा तो लगभग इसके लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे एक्स्ट्रा। इसके लिए पॉलिटी का मैंने लेक्चर बना रखा है, सिटीजनशिप बाय वीर, एक बार आप लोग सर्च कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है पॉलिटी का लेक्चर, उसको जाकर देखना, आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। कभी भी आप लोगों को पॉलिटी में सिटीजनशिप को लेकर डाउट नहीं होगा तो वहां पर आप लोग एक बार उसको जाकर देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या बातें हैं मैंने बता दी। तो कार्टून में दिखाया गया यहाँ पर कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कैसे चीजों को लेकर चल रही है, जैसे राम मंदिर हो गया, उज्ज्वला योजना होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे मुद्दे इन्होंने बताए हैं कि किस किस पर यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी आने वाले टाइम में। तो ये कार्टून के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल भी हो गया, तो इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे जैसे मैंने आप लोगों से अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की तो इसके ऊपर में पूरा का पूरा एक आज फिर एडिटोरियल यहां पर आ रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमारे देश के अंदर में उत्तराखंड के द्वारा अभी इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में जब आप लोग जाते हो पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलता है आर्टिकल 44 के अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको इंप्लीमेंट करते हुए यहां पर जो आप लोग अगर लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हो तो उसको भी यहां पर अधिकार दिया गया है कि आप लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसी के साथ में लड़कियों को प्रॉपर्टी के अधिकार में इक्वल एक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को लेकर। तो ये भी यहां पर इसके अंदर में देखने को मिला। तो देश के अंदर में इस बिल को लेकर कई सारी बातें बोलेगी, पर अच्छी बात यहां पर यह कि हमारे संविधान निर्माता ने जिन्होंने सोचा था कि देश के अंदर में ये इंप्लीमेंट होना चाहिए तो अब इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, तो फिर से रिपीटेडली यही आर्टिकल आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं किसी भी चीज को एक बार अच्छे से कंप्लीट आप लोग कर लो तो फिर कोई भी आर्टिकल उसके बारे में आता है तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने बता दी, बेसिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो हल्का सा आइडिया आप लोग यहां पर इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है यहाँ पर, ये आज ही के न्यूज़पेपर का है, पेज नंबर 9 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बात की जा रही है ऑनलाइन जो बच्चों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें होती है उनको कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर फरवरी 2000 जो बेसिकली अभी रिसेंटली फरवरी के अंदर में ही स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या देखने को मिला, मार्क जुकरबर्ग ने पब्लिकली आकर अपोलॉजी यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से माफी मांगी। ठीक है, तो अपोलॉजी मांगी बेसिकली लोगों से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली यहाँ पर जो कि बच्चों के लिए हितकारी नहीं थी। और ये काम ऐसा नहीं कि आप लोगों को यहाँ पर फेसबुक पर ही देखने को मिली, ट्विटर के ऊपर में, स्नैपचैट के ऊपर में, या फिर यहाँ पर डिस्कॉर्ड हो गया, टिकटॉक हो गया, ये हर जगह देखने को मिल रही है। आप बोलोगे सर हमारे देश में तो टिकटॉक नहीं है, हमारे देश में नहीं है पर दुनिया में चल रहा है, हमने ही तो बैन किया है, दुनिया में तो चल रहा है धड़ल्ले से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कई सारी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड भी यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिली जिनको रोकने की बात की गई। यहाँ पर टेक कंपनी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लोबली यहाँ पर उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी यूजर है आज की डेट में ऑनलाइन जो उनके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन पर लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए, वरना दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज की डेट में कोई भी बच्चा उसके हाथ में फोन है तो वो आसानी से किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता है। और इसके चलते जो यूनिसेफ है उसने यहाँ पर एक तरीके से ये बात साफ साफ बोली कि बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट थी जिसमें मेटावर्स एक्सटेंडेड रियलिटी एंड द चिल्ड्रन ये करके उसके द्वारा पब्लिश किया गया। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा ये थी बेसिकली द मेटावर्स, यानी कि मेटावर्स के बारे में बात की जा रही थी। एक्सटेंडेड जो बेसिकली रियलिटी एंड द चिल्ड्रन, यानी कि हम लोग आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग आज की डेट में बिग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, पर लेकिन क्या हम लोग बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका इंपैक्ट चाइल्ड के ऊपर में क्या पड़ेगा, हमारी सोसाइटी के बच्चों के ऊपर में क्या पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को सेफ्टी कंसर्न को भी यहां पर कंसीडर करना चाहिए ताकि रियलिटी जो है उससे हम लोग मुंह न मोड़े और बच्चों को साथ में लेकर चले। क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा बच्चों को देखने को मिलेगा, वो गाइड नहीं किए जा रहे हैं, वो कि एक तरीके से उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग चीजों को लेकर नहीं चल रहे हैं। एब्यूज उनको देखने को मिल सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इसकी वजह से बर्बाद हो सकती है। क्योंकि एक बच्चा जो रहता है वो यहां पर काफी सारी प्रॉब्लम में आ जाता है, खासकर उसको पता नहीं होता है कि चीजों के साथ में कैसे डील करना है। कई सारे ऐसे गेम है, जैसे यहां पर एक बात की जा रही है ग्रांड थेफ्ट करके, ग्रांड थेफ्ट जो है यहां पर ये एक गेम है जो कि कंसर्न का रीजन बना हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से कई सारे बच्चे प्रॉब्लम में अभी देखने को मिले। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीके से जो डेटा को क्रिएट करना या फिर एक इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को तैयार करना, ये डायरेक्टली बच्चे को एक ट्रोमा में भेज सकता है। यहाँ पर बच्चे का ऑनलाइन जो है उसको साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अपने माइंड के अंदर में कई सारे डिस्टोर्शन उसको देखने को मिल सकते हैं। तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक रिस्क बन गया है, ना कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, खासकर जब हम लोग बात करते हैं बच्चों के बारे में। नॉर्मल इंसान के लिए तो जिंदगी आसान कर रहा है, जिसको समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज है क्या नहीं है, पर लेकिन जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है उनको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, जिसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट को पीरियोडिकली इसका असेसमेंट करना चाहिए कि इसको कैसे डील करना है, और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन करना चाहिए जब बच्चों के बारे में बात करें, ताकि उनको कोई भी यहां पर एक तरीके से बच्चों को यहां पर कोई भी एक तरीके से गलत डायरेक्शन में न ढकेल सके। तो बच्चों की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ये किस किस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी ऑनलाइन कंपनी है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि बड़ी बड़ी टेक जाइंट है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर बोल सकते हो सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बच्चा जो रहता है अगर उसको स्टार्टिंग में ही यहां पर एक गलत डायरेक्शन में ढकेला जाएगा तो आगे चलकर उसका फ्यूचर पूरा पड़ा हुआ है, तो एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ में भी यहां पर निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इन चीजों के ऊपर में काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी के साथ में बच्चों को कंसीडर नहीं करेंगे तो दिक्कत देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में बताइएगा जरूर। नोट्स आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। इंडिया और मालदीव ने यहां पर बेसिकली बायलैटरली इशू को सुलझाएंगे। कहीं ना कहीं अभी एक मीटिंग देखने को मिली आप लोगों को आईओसी की। ठीक है, तो यहां पर ये इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, जिसमें यहां पर मालदीव के द्वारा भी शिरकत किया जा रहा है। तो मुद्दा यह है कि कैसे हम लोग चीजों को सुलझा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो 7th आईओसी की जो मीटिंग है ये आप लोग पर्थ में आप लोगों को देखने को मिली, तो जिसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया। ठीक है, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कल को चलकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। बाकी शानदार तरीके से आंसर यहां पर दिए गए थे राजदीप सिंह के द्वारा।
तो आप लोग भी यहां पर आंसर दे सकते हैं। इनके आंसर आप लोग देखिए कितने तसल्ली में इनके द्वारा आंसर दिए गए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो, ठीक है। जैसे मैंने कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर सामने निकल कर आते हैं। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करिए, कई सारे टेस्ट भी होंगे, उनमें आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। जो भी डाउट है उसको दूर कर आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना। आज का लेक्चर जो था ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से इसको लाइव नहीं लेकर आ पाया। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा रिकॉर्डेड फॉर्म में ही प्रोवाइड करा दूं, वरना फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करिए। अपना आंसर राइटिंग में आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज आप लोगों को वोटर के बारे में, वोटर की प्रॉब्लम के बारे में और बैकग्राउंड बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी, तो उसके साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग ग्रुप का आप लोग पार्ट बन सकते हैं। कैसा लगा आज का डिस्कशन? जो भी एग्जाम देने जा रहा है, बेस्ट विशेष यार, अच्छे से एग्जाम देकर आना। तो कोई भी आप लोगों को दिक्कत नहीं रखनी है, बेसिकली अच्छे से अपना पेपर देना बिना टेंशन लिए हुए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।